हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्कल में। दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 6 और कक्षा 7 इतिहास विषय पर हम कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएंगी दोस्तों। और एनसीईआरटी कक्षा 6 भूगोल विषय पर भी हम कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं। आपको वो भी प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएंगी दोस्तों। तो जल्दी से जाइए प्लेलिस्ट में सारी वीडियो देखिए दोस्तों। एक महत्वपूर्ण बात, हमारे YouTube चैनल एनसीईआरटी सर्कल में आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक सभी विषयों की कंप्लीट एनसीईआरटी पुस्तकों की वीडियोस मिलेंगी दोस्तों। तो बनी रहिए हमारी YouTube चैनल एनसीईआरटी सर्कल पर दोस्तों। और आज दोस्तों हम एनसीईआरटी कक्षा 7 भूगोल विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और इससे पहले हमने 4 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं दोस्तों। और ये हमारा अध्याय 5वां है दोस्तों, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इसका नाम है दोस्तों जल, ठीक है, वाटर। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनता है दोस्तों? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। तो ये बिल्कुल ये ऐसा ही होता है दोस्तों। और भी कोई उपकरण जिनसे हमें जल प्राप्त होता है दोस्तों, और भी कोई साधन जिनसे हमें जल प्राप्त होता है, उनके बारे में सोचने लगते हैं ना। तो ये मानव स्वभाव है दोस्तों, है ना। जिस चीज़ को वो हम एक बार देख चुके हो और उससे जुड़ी हुई कोई सी चीज़ को हम सोचते हैं, तो वो चीज़ें हमें याद हो जाती हैं, ठीक है दोस्तों, याद आ जाती हैं, ठीक है। यानी कि जैसे कि हमने नदी देखी है और हमें जल के बारे में सोचना है तो नदी याद आ जाएगी, है ना। जलप्रपात देखा है, हमने जल के बारे में सोचा तो जलप्रपात याद आ गए, है ना। ऐसे चलता रहता है, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि बच्चे वर्षा से भरी गड्ढे में कागज़ की नाव तैरा कर बहुत खुश होते हैं, ठीक है। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है, वह जल कहाँ चला जाता है? तो दोस्तों ये बच्चों से कह रहे हैं कि ये सब जो वर्षा का जल होता है कहाँ चला जाता है, ठीक है दोस्तों। बच्चों से प्रश्न किए जा रहे हैं ताकि बच्चे जवाब देने की कोशिश करें, और जो बच्चे जवाब दें या सोचें, सोचकर जवाब दें, ठीक है दोस्तों। बच्चों पर ये थोड़ा मेंटली दबाव डाला जाता है ताकि वो सोचने की उनकी क्षमता विकसित हो, है ना दोस्तों। आगे कह रहे हैं कि सूर्य के ताप के कारण जल बाष्पित हो जाता है, ठीक है। बच्चों से बोल रहे हैं अब। तो सूर्य के ताप के कारण जल बाष्पित हो जाता है, यानी कि उड़ जाता है, ठीक है, बाष्प में बदल जाता है ना। ठंडा होने पर जल बाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। जो दोस्तों जो बाष्पित हो जाता है जल, वो ठंडा होकर संघनित हो जाता है और संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यानी कि वो जल है ना, जल के जो बाष्प बनती है, बाष्प बनने के बाद वो इकट्ठा हो जाता है, संघनित है ना। और उसके बाद वो बादलों का रूप ले लेता है, ठीक है। ये सब आपने पहले भी पढ़ा है और आगे भी पढ़ेंगे और यहाँ भी पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। यहाँ से यह वर्षा हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है दोस्तों। ये दोस्तों यहाँ से जो इकट्ठा हो जाता है, वहाँ से फिर क्या होता है, तो वर्षा के रूप में, हिम के रूप में, सहिम वृष्टि के रूप में धरती पर वापस नीचे गिरता है, ठीक है दोस्तों। ये जल का ऐसा क्रम चलता रहता है। आगे कह रहे हैं कि जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने रूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि जो जल का वर्षा के माध्यम से नीचे गिरना, फिर संघनित होकर जल वाष्प बनकर संघनित होकर फिर मेघ बादल बन जाता है, फिर वर्षा के रूप में नीचे गिरता है। तो ये क्रम जल का क्या कहलाता है? तो जल चक्र कहलाता है, ठीक है दोस्तों। चित्र 5.1 में देखिए आप, ये देखिए 5.1 चित्र है, ये देखिए। तो ये दोस्तों ये जल है, तालाब या नदी, कोई कुछ भी मान सकते हैं, या झील मान सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये बाष्पीकरण हो रहा है जल का। ये जल आया कहाँ? ये ऊपर बादलों में आया, ये संघनित होकर बादल बना लिए इसने, ठीक है। और उसके बाद ये, ठीक है, फिर वर्षा के रूप में नीचे आया, ठीक है। ये देखिए वर्षण हो रहा है, वर्षण यानी वर्षा, ठीक है। और फिर ये बाह बाह दोस्तों क्या है? ये पानी का बहाव होता है, ठीक है दोस्तों। ये बहकर आने वाली ये कोई नदी है, बहकर आ रही है, हिम नदी होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये वापस आ गई, ठीक है दोस्तों। और फिर ये चक्र ये ऊपर फिर जाएगा दोस्तों, संघनित होगा, ठीक है। तो ये चलता रहता है। आगे क्या कह रहे हैं?
जल चक्र कहते हैं, ठीक है। हमारी पृथ्वी थलसाला के समान है, थलसाला के समान है, हमारी पृथ्वी थलसाला के समान है ही बिल्कुल। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है दोस्तों। क्या कह रहे हैं कि जो जल शताब्दियों पहले मौजूद था धरती पर, वही आज भी मौजूद है, कहीं नहीं जाता, बस कुछ उसका अंश है कम हो जाता है, बस ऐसे होता है, ठीक है। कम तो होता है, ऐसा ऐसा वो नहीं है दोस्तों, है ना, कम तो होता है। आगे कह रहे हैं कि वह, हाँ, जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो, ठीक है दोस्तों, ये भी हो सकता है। तो ये जल का चक्र है, धरती पर आना जाना उसका लगा रहता है ना। आगे कह रहे हैं अलवड़ जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद हैं। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है दोस्तों। क्या कह रहे हैं आप समझना दोस्तों ध्यान से। अलवड़ जल, अलवड़ मतलब वो जल जिसमें लवण की मात्रा अधिक होती है, यानी कि खारा जल, ठीक है दोस्तों। तो खारे जल को अलवड़ जल कहते हैं दोस्तों। और नहीं 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 सॉरी, अलवड़ ये जल मानने शुद्ध जल, जो मतलब जिसमें लवण की मात्रा ना हो, ठीक है दोस्तों, पाई मिस्टेक बोल दिया मैंने, सॉरी। अलवड़ जल जिसमें जल नमक की मात्रा बिल्कुल ना हो, ठीक है दोस्तों, यानी कि जो नॉर्मल पीने वाला पानी होता है, ठीक है दोस्तों, जिसमें लवण की मात्रा नहीं होती, अर्थात जो खारा नहीं होता, ठीक है दोस्तों। उसके कौन कौन से स्रोत हैं, मतलब वो किस किस से प्राप्त किया जा सकता है वो, तो नदियां हैं, तालाब हैं, सोते हैं, जो सोते होते हैं ना, जैसे कि मतलब किसी नदी का मुहाना फूट जाता है, या यूँ कह सकते हैं कि पानी कहीं किसी पहाड़ से रिस कर आता है वो, ठीक है। और देखिए कुएं हैं, तालाब, तालाब तो हो गए, कुएं हैं और नलकूप है दोस्तों, है ना। तो आदि मतलब और भी आप कुछ सोच सकते हैं जो आपके आसपास क्षेत्र में हो, ठीक है। और ये अलवड़ीय जल दोस्तों, वर्षा का जल भी अलवड़ीय होता है दोस्तों, इसको भी यहाँ पे नोट करना था, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि महासागर और समुद्र का जल लवणीय होता है, मतलब उसमें लवण होता है, लवण दोस्तों खारापन, ठीक है दोस्तों। तो आगे कह रहे हैं कि इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है दोस्तों। जो लवणीय जल होता है दोस्तों, उसमें कौन सा नमक होता है, तो सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है दोस्तों, और खाने वाला सोडा जो आजकल हम घर में खाते हैं और हमेशा से खा ही रहे हैं, ठीक है। तो वो उसकी मात्रा अधिक होती है, ठीक है दोस्तों। अब आगे क्या कह रहे हैं, ये कुछ छूट रहा है, इसको देखते हैं। ये छोड़ते हैं इसको, ये क्रियाकलाप है बच्चों के लिए, इसको हमें नहीं करना, ठीक है। आगे यहाँ देखते हैं, ये देखिए ये दोस्तों ये मैप है, तो हम इसको रोटेट करेंगे तो हमारा थोड़ा प्रॉब्लम होगा, हमें हमारे सामने हम इसकी वीडियोज़ आपको मैप का वीडियो आपको दिखा देंगे बनाकर, ठीक है। तो आप देखिए इसमें ये आपको इसको आप इसको रोटेट करके ऐसी जैसे जिस रूप में आप वीडियो देख रहे होंगे दोस्तों, उसी रूप में आप इसको रोटेट करके देख लें, ठीक है। तो ये देखिए ग्रेट बियर झील है, ग्रेट स्लैब झील है, उत्तरी अमेरिका में साल्ट लेक सिटी है दोस्तों, मिसिसिपी, ये सारे मतलब ये जितने भी दोस्तों ये देश वगैरह हैं, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका है दोस्तों, ये अफ्रीका है, ये एशिया है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो बाकी यहाँ कुछ ज़्यादा खास चीज़ पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो इसमें दिखा क्या रहे हैं कि विश्व प्रमुख झीलें एवं नदियाँ, तो दोस्तों विश्व की जो प्रमुख झीलें हैं और नदियाँ हैं उनके बारे में बता रहे हैं। हम इसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे दोस्तों, उसमें आपको ये अच्छे से समझाएंगे, ठीक है दोस्तों। बशर्ते वीडियो पूरी हो जाए हमारी जो NCERT कक्षा 7 है, इसको कंप्लीट होने के बाद हम एक ऐसा हमेशा वीडियो डालते हैं, और वो वीडियो डालेंगे मैप का, उससे आपको ये चीज़ें समझ में अच्छे से आएंगी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दनुबी नदी है, भूमध्य सागर है, नील नदी है, विक्टोरिया झील है, कांगो नदी है, नाइजर नदी है, और ऑरेंज नदी है दोस्तों, ठीक है, ये अफ्रीका की नदी है, ठीक है दोस्तों। काला सागर है, लाल सागर है, भूमध्य सागर है, तो दोस्तों सागर और नदियाँ अफ्रीका की हो गई, ठीक है दोस्तों। और ये देखिए उत्तरी अमेरिका की, देखिए ग्रेट बियर झील है, ग्रेट स्लैब झील है, पिनीपेग झील है, सुपीरियर झील है, ह्यूरॉन झील है, मिसिसिपी झील है, सॉल्ट लेक झील है, सॉल्ट लेक सिटी है, अमेजोन नदी है दोस्तों, ये दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है दोस्तों। और भी झीलें हैं यहाँ पे, झीलें दी नहीं गई, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए एशिया में क्या क्या है, तो कैस्पियन सागर, काला सागर, दबूनी नदी, भूमध्य सागर, लाल सागर, नील नदी, नाइजर नाइजर तो ये अफ्रीका की थी, ठीक है दोस्तों।
और ये बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर, ये हमारा प्यारा भारत देश है यहाँ पे, ठीक है। हांग हांग हांगो नदी है दोस्तों, है ना, ये चाइना में, पूर्वी चाइना ये दोस्तों ये, और ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग नदी है दोस्तों, कुर्ल सागर है, ये सब, ठीक है। तो ये मतलब हम आप इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, आप इसको मतलब अभी इतना ही रहने दें, ठीक। आगे देखिए, क्या आप जानते हैं, तो इस पर ध्यान देते हैं। लवणता 100 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। ये 100 ग्राम सॉरी सॉरी, अरे यार दोस्तों, क्या मेरा बाय मिस्टेक मुझसे बहुत चीज़ें गलत बोली जा रही हैं, उसके लिए सॉरी है, ठीक है। लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है दोस्तों। महासागर की औसत लवणता 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम होती है, ठीक है दोस्तों। तो इतना अधिक वो नहीं होता दोस्तों, उसमें 35 भाग प्रति 1000, यानी कि 1 लीटर पानी में उसका 35% उसमें नमक होता है, ठीक है दोस्तों, आप ऐसे समझ गए होंगे, ठीक है। और वैसे लवणता किससे नापी, लवणता का मुख्य जो माप है वो कैसे होता है, 1000 ग्राम जल में जो नमक की मौजूदगी होती है उसको नापते हैं, ठीक है दोस्तों, उसी लवणता कहते हैं। इसको और अच्छे से आप अभी आप पढ़ेंगी, आगे देखते हैं, इसमें नहीं पढ़ेंगे तो अगले अध्याय में, अगली अध्याय में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। जल का वितरण दोस्तों, जल के वितरण को देखते हैं थोड़े अच्छे से। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग किससे ढका हुआ है, तो दोस्तों जल से, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं, यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके दिल में, सॉरी आपके दिलो दिमाग में आती होंगी दोस्तों। दिल में नहीं दोस्तों, ये तो मैं मतलब मेरे मुंह से निकल ही रहा है, क्या करें आज कुछ ज़्यादा ही जीभ मेरी लड़खड़ा रही है, उसके लिए सॉरी मैं बोल रहा हूँ बार बार, है ना। तो चलता है। एक्चुअली मेरे दोस्तों गले में क्या है, एक 2 छाले हैं, तो उनकी वजह से मैं थोड़ा ठीक से बोल नहीं पाता हूँ, फिर भी कोशिश कर करके वीडियो डाल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे भाई मित्र दोस्त यार कोई भी वीडियो देखने से वंचित ना रहे, ठीक है दोस्तों। तो और मेरी तबीयत भी ख़राब है, काफ़ी दिन से चली आ रही है, मेरी दवाई चल रही है ना। तो देखते हैं आगे क्या है। यदि धरती पर 1/4 जल है फिर भी मतलब जल की समस्या क्यों है दोस्तों, ये आपने कभी सोचा है। अनेक देशों में जल की समस्या क्यों पड़ती है इतना, यदि धरती पर 1/4 जल है, मतलब 1/4 धरती का भाग जल से ढका हुआ है, तो फिर क्यों जल की समस्याएं आती हैं, अनेक देशों में देखने को मिलती हैं आए दिन, है ना, न्यूज़ में भी हम पढ़ते हैं, और हमारे देश में भी समस्याएं हैं जल की, तो क्यों। आगे इसको देखते हैं, क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है। तो ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि जी लगभग 70% ही मानते हैं, 70-71% जो जल है पृथ्वी पर, क्या वो सभी हमारे उपयोग के लिए है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आइए देखते हैं, निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है दोस्तों। देखिए जल को किस किस क्षेत्रों में बांटा गया है, किन किन चीज़ों से हमें जल प्राप्त होता है या किन किन माध्यमों से प्राप्त होता है, तो उसको बताया गया है यहाँ पे। देखिए महासागर जल 97%, 97.3% जल महासागरों में ही पड़ा हुआ है दोस्तों, और वो क्या है, तो लवणीय जल है, यानी कि खारा जल है, ठीक है दोस्तों। और आगे कह रहे हैं बर्फ छत्रक, यानी बर्फ के रूप में जो जल है वो कितना है, 0.2%, यानी कि लगभग 2%, ठीक है दोस्तों, लगभग 2% कहेंगे या 2% कह सकते हैं, ठीक है, आप जैसे मतलब समझें, ठीक है। वैसे लगभग 2% है, ठीक है। कम ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब कुछ पॉइंटों में कम होता है ये, मतलब आप इसको ज़्यादा मतलब माइंड नहीं करें, ठीक है, बस 2% आप मान सकते हैं। 2% जल बर्फ़ के रूप में, हिमानियों के रूप में धरती पर, पृथ्वी पर, ध्रुवों पर और हिम नदियों में, हिम पहाड़ियों पर ढका हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो 2% जल, ठीक है दोस्तों। और आगे कह रहे हैं भूमिगत जल, जो भूमि के अंदर है, जिसे हम अपने कुओं के माध्यम से, नलकूपों के माध्यम से, और जो हैंड पंपों के माध्यम से, और जो बोरवेल होते हैं, जो बोर किए जाते हैं, ठीक है, खेतों में पानी देने के लिए बोर होते हैं ना, उनके माध्यम से निकालती हैं, तो वो भूमिगत जल कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो वो कितना है, 0.68%, ठीक है दोस्तों। आप देखिए झीलों का अलवड़ जल, यानी झीलों में जो बिना लवड़ वाला, यानी पीने लायक, पीने योग्य जल है, वो कितना है, तो देखिए 0.009% है दोस्तों। अब देखिए, और हाँ इसमें ये भी जल आ गया, स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें, सॉरी स्तरीय समुद्र,
ये भी आ गया इसी में, ठीक है। तो नमकीन झीलें दोस्तों, नमकीन झीलें कौन कौन सी हैं, तो नमकीन झीलें भी आपने देखी आगे पढ़ेंगी दोस्तों, ठीक है। तो नमकीन झीलें भी हैं, वो कितनी, उनमें उनका कितना प्रतिशत जल, उनमें कितना प्रतिशत जल है, तो देखिए 0.009%, ठीक है दोस्तों, नमकीन झीलों के रूप में भी है। और ये वायुमंडल में कितना जल है दोस्तों, तो देखिए 0.0019%, ठीक है दोस्तों, ये वायुमंडल में जल है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए जो नदियों में जल है, पूरी संपूर्ण पृथ्वी की बात की जा रही है, नदियों में जो जल है उसका कितना प्रतिशत है, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए 0.0001% है दोस्तों, ठीक है। तो ये नदियों का जल कितना है, ना के बराबर, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी पर जो जल है उसका ना के बराबर जल नदियों में है। और कितनी विशाल नदियां हैं दोस्तों, जो अपने साथ कितना विशाल मात्रा में जल लेकर बहती है ना, वो जल ना के बराबर है, यानी कि 0.0001% माना गया है, ठीक है, माना गया है, या वैज्ञानिकों ने जो मतलब खोज की है उसके हिसाब से उन्होंने ये डाटा दिया है, ठीक है दोस्तों। तो गलत नहीं दिया होगा, जबकि एनसीईआरटी पुस्तकें दे रही हैं तो गलत नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इन सबको जोड़ने के बाद टोटल 100% हो रहा है, यानी कि 100% पूरा हो रहा है ना जल धरती पर। अब इसमें भी दोस्तों ये मतलब ये भी हम इसको जो डाटा दिया गया है इसमें भी हम लगभग मानते हैं, हर चीज़ हर एक के आगे लगभग लगाना उचित होगा, क्योंकि जो जल में जो जल चक्र है उसके माध्यम से जल का मतलब आवागमन लगा रहता है, जल का परिवर्तन होता रहता है, तो वो कहीं पर भी बिल्कुल एक्यूरेट ये डाटा ठीक नहीं रहेगा दोस्तों, है ना। तो आप भी समझ सकते हैं। तो जल चक्र के माध्यम से काफ़ी बड़ी बड़ी प्रक्रियाएं होती हैं, जल मतलब भूमंडल मतलब जल मंडल और स्थल मंडल और वायुमंडल के बीच में, है ना। तो इनकी सबके आगे लगभग लगाना बेहतर होगा, है। आगे देखिए, देखते हैं क्या है। तो साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। क्रियाकलाप बॉक्स देखिए, हमें इस पर ध्यान नहीं देना दोस्तों, है ना, इसको छोड़िए। अगर ये महत्वपूर्ण होगा तो देखते हैं, नहीं छोड़ो इसको दोस्तों, आप चाहें तो ये क्रियाकलाप कर लें, ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको करके देखें, है ना। तो इसको छोड़ते हैं, ये वीडियो लंबा करने के लिए कुछ ज़्यादा इसमें फैक्ट नहीं निकलते, और ना ही ये हमारी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे देखते हैं, जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या और ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने में पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं। तो कह रहे हैं कि दोस्तों, हमें जब प्यास लगती है तो हमारा सिर्फ पानी ही ऐसा माध्यम होता है जिससे हमारी प्यास बुझ सकती है। बाकी हम कोई भी कोल्ड ड्रिंक पी लें, दूध पी लें, है ना, या यहाँ तक कि मतलब कोई भी चीज़ पी लें, मतलब जो पीने योग्य है, ठीक है, उससे हमारी प्यास नहीं बुझेगी। हमें सिर्फ प्यास सिर्फ जल से ही बुझेगी, हमारे अंदर H2O ही जाएगा तभी हमारी प्यास बुझेगी, है ना, ठीक है। H2O दोस्तों जल का सूत्र होता है, ठीक है। आप जानते हैं, मैंने फिर भी बताया, क्योंकि मेरे वीडियो देखने वाले शायद कोई बच्चा या भाई बंधु नहीं जानते हो, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे। ये देखिए, ये नोट्स हैं, मतलब सॉरी, जो कट्स हैं दोस्तों, कटिंग जो पेपरों की कटिंग होती है, ये हर एक पर्यावरण के जो मुद्दे उठते हैं उनके ये लिए जाते हैं और यहाँ पे बच्चों को दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। अपनी जल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, जल संसाधन की कुछ विधियाँ समझाइए अपने घर में, स्कूल में, ठीक है। तो ये मतलब हो गया। आगे देखते हैं, इसको देखने के बाद हमें ये पढ़ेंगे। देखिए, क्या आप जानते हैं 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और 22 अप्रैल दोस्तों पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी, मुझे इसी 22 तारीख से रिकॉल हो गया, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो 22 मार्च जल दिवस के रूप में, विश्व जल दिवस के रूप में, और 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में, ठीक है दोस्तों। तो जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है, तो इस दिन 22 मार्च को ये जल से जुड़ी विभिन्न प्रकार की स्कीम निकाली जाती है, विभिन्न प्रकार की जल को संरक्षण करने की योजना बनाई जाती है और लोगों को जागरूक किया जाता है जल को संरक्षित करने के लिए, ठीक है दोस्तों। सॉरी, आगे देखते हैं। महासागरीय परिसंचरण। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। क्या होती है?
समुद्री तट पर जो नंगे पैर चलती हैं दोस्तों, टूरिस्ट वगैरह आती हैं समुद्रों के किनारे घूमने फिरने, तो वो क्यों नंगे पैरों के समुद्र के किनारे घूमती हैं, देखते हैं क्यों। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत। तो दोस्तों मतलब हमें कहने का यहाँ पे ये जो शब्दावली लिखी गई है, इसी क्या है, सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। तो दोस्तों ये जल पर समुद्रों की मतलब हम इसके बारे में देखते हैं। समुद्रों के किनारे जो रेत पर जो चलती है बिना मतलब चप्पल जूते के, ठीक है दोस्तों, तो उससे हमें क्या है, हमारे पैरों में मतलब पैर नाजुक होते हैं और पैरों के लिए जो उसमें लवण होता है वो हमारे पैरों के लिए लाभदायक होता है, ठीक है दोस्तों। और वैसे भी मतलब हमारे पैरों में ठंडक मिलती है दोस्तों। और भी रीजन्स हो सकते हैं जो वैज्ञानिक कारण होते हैं दोस्तों। आप यूट्यूब गूगल से सर्च करके आप देख सकते हैं। वैसे उसमें मेरे ख्याल से इतना ही है और उसके ज़्यादा कोई ज़्यादा मतलब खास इफेक्ट नहीं होते, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है कि वो हमारे शरीर को मतलब अच्छा बना देता है ना। उसमें जो खनिज होते हैं यानी कि लवण होते हैं, ठीक है, हमारे पैरों के माध्यम से हमारे शरीर में अंदर प्रवेश करते हैं। हमारे शरीर में अंदर जाने से हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक भी जो होते हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं ना। तो ये मतलब इतना ही है, बाकी कुछ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि यहाँ तक सब कुछ मनो सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरी जल हमेशा गतिमान रहता है। यह यह कभी शांत नहीं रहता दोस्तों, है ना। जो कह रहे हैं जो समुद्री जल होता है वो हमेशा गतिमान रहता है। वो नदियों की और झीलों या नदियाँ नहीं है, या ताल और झीलों की तरह वो शांत नहीं रहता, वो हमेशा गतिशील रहता है, ठीक है दोस्तों। यह कभी शांत नहीं रहता समुद्र का जल, ठीक है दोस्तों, क्यों उसमें लहरें आती ही रहती हैं। हालांकि तालाबों में भी और झीलों में भी लहरें आती हैं, लेकिन वो ये स्थित रहता है एक जगह पानी, है ना। तो उसके बारे में बता रहे हैं। आगे देखते हैं। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत किया कर सकते हैं जैसे तरंगें, ज्वार भाटा एवं धाराएं, ठीक है दोस्तों। तो महासागर की जो गतियां होती हैं उनको किन 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 रूपों में वर्गीकृत किया गया है तो दोस्तों देखिए, तरंगों के रूप में, ज्वार भाटा के रूप में, धाराओं के रूप में, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये समुद्र प्रशांत महासागर का ये चित्र है दोस्तों। ये समुद्री रेत है दोस्तों, ठीक है। ये इस पर पैदल पैदल चलने से हमारे शरीर के लिए लाभदायक होगा दोस्तों, है ना। तो बस इतना है। आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं, इसको देखते हैं। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगें उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगें भी उतनी ही बड़ी होती हैं। तो कह रहे हैं कि दोस्तों तरंगों के बारे में बता रहे हैं। जो समुद्री सतह पर जो हवा चलती हैं दोस्तों उनको तरंग कहते हैं दोस्तों, है ना, तरंग, ठीक है। और आगे कह रहे हैं जितनी तेज हवा या तेज पवन बहती है तरंगें भी उतनी ही बड़ी होती हैं। तो आगे कह रहे हैं कि जितनी तेज हवाएं चलेंगी तरंगें भी उतनी तेज चले उतनी ही बड़ी बनेंगी, है ना। तो उन पर डिपेंड करता है दोस्तों, है ना। तो अब आगे देखते हैं। तरंगों को ध्यान से देखते हैं, तरंगों के बारे में पढ़ते हैं। तरंगें। समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है। यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है दोस्तों, है ना। मनोरंजक क्या क्यों क्यों होता है दोस्तों, अब देखते हैं। क्योंकि गेंद जब लहरें आएंगी तो गेंद ऊपर नीचे होगी दोस्तों, अच्छा लगेगा ना। जब बहुत से लोग समंदर में नहाते वक्त उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी हमारे हाथों से निकल भी जाती है, कभी पकड़ में आती है, कभी कभी हम भी ऊपर नीचे होने लगते हैं समंदर में पानी की लहरों पर, ठीक है दोस्तों। तो ये दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है यानी मनोरंजक होता है की बात है कि कैसे तरंग के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। समुद्रों की लहरों के माध्यम से वो गेंद वापस आ जाती है तट पर, है ना। तो ये आएगी ही क्योंकि हमेशा लहरें तट की ओर ही चलती हैं, है ना। जो तरंगे हैं तट की ओर ही चलती है, ठीक है दोस्तों। लहरें कह लें तरंगे कह लें की बात है, ठीक है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंग कहते हैं दोस्तों, है ना। ये आप जानते हैं अगर आप कहीं गए हो घूमने फिरने या आपने कभी देखा हो समंदर कहीं टीवी में या फिल्मों में या कहीं और नाटक सीरियलों में दोस्तों, या गानों में जो गाने होते हैं ना उनमें कहीं पर भी देखा हो तो आपने देखा होगा कि फिल्म वो लोग जो समंदर के किनारे ऐसा खेल खेलते हैं तो देखते हैं कि बार बार चीज़ें फेंकते हैं समंदर में। तो कैसी चीज़ें वापस समुद्रों के किनारे आ जाती हैं तटों पर। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि
जब कोई पशु पक्षी समंदर में डूब जाता है तो कुछ समय बाद वो किनारे पर लग जाता है। क्यों? क्योंकि समंदर उसको वापस तट पर भेज देता है, वो अपनी अंदर नहीं रख सकता है ना। और दूसरी वजह उसकी ये होती है कि कोई भी वस्तु पानी पर तैरती रहती है, डूबती नहीं है। ठीक है दोस्तों। अब ज़्यादा भारी पत्थर हो तो ठोस चीज़ हो तो वो डूब जाएगी। यहाँ पर दोस्तों तैरने के ऊपर कौन सा नियम लगता है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत काम करता है। वो हम आगे उसमें फिजिक्स में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, भौतिक विज्ञान में। ठीक है दोस्तों। तो आप तब तक आपको उस वेट करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वेट करिए दोस्तों। और इनको पढ़िए ध्यान से ताकि इनको अच्छे से समझ सकें आप, है ना। आगे देखते हैं। ये देखिए, ये है तरंगे दोस्तों। ये तरंगे होती हैं दोस्तों। चित्र 5.4 तरंगे। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। ये देखिए, क्या आप जानते हैं सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाता है। मतलब जापान का शब्द है दोस्तों जिसका अर्थ पोताश्रय होता है। ठीक है, और इसके आने से पोताश्रय नष्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, सुनामी। आगे देखिए तो तूफान से तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं। क्या कह रहे हैं? तूफान से तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं। तूफान से भी तेज जो वायु चलती हैं दोस्तों, उससे तरंगें उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों। इसके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित हो जाता है। तो दोस्तों कह रहे हैं कि जो जल अत्यधिक तेज मात्रा में वायु चलती है समुद्रों की ऊपर, तो उससे क्या होता है, तो अत्यधिक विनाशकारी मतलब तरंगें चलती हैं। वो भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित हो जाता है। तो मतलब भूकंप की वजह से, ज्वालामुखी उद्गार की वजह से ये जल है ना, जो समंदर का जल, तो वो क्या करता है, महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित हो जाता है, यानी कि अत्यधिक किनारों पर आकर टकराता है वो, जिससे कि किनारों पर जो भी चीज़ें होंगी वो और अंदर तक मतलब ज़मीन की ओर आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों। जैसे कि एक पिछले अध्याय में आपने उदाहरण देखा था, तो उड़ीसा के कटक क्षेत्र में और उड़ीसा के आसपास, उड़ीसा में बहुत ज़्यादा भयंकर 1999 में बाढ़ आई थी दोस्तों। तो वो इसी का परिणाम था। ठीक है दोस्तों। आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं दोस्तों, है ना। इसके पिछले ही अध्याय में है। ठीक है दोस्तों। आगे कह रहे हैं कि हाँ इधर या इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाला विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं। इसके जो जो तरंग होती हैं, जो वायु होती है समुद्रों के ऊपर, जो वायु चलती है, उसके कारण क्या हो सकता है, तो 15 मीटर तक ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं दोस्तों। 15 मीटर दोस्तों, यानी कि लगभग 45 फुट दोस्तों, यानी कि लगभग 4 या 5 मंजिल ऊंचा। ठीक है दोस्तों, तरंगें उठ सकती हैं, ज्वारीय तरंगें। ठीक है दोस्तों, तो उठ सकती हैं। अब उनका क्या है, उनके कारण क्या हो सकता है, तो देखिए इसे सुनामी कहते हैं दोस्तों। लगभग 15 मीटर ऊंची तरंग, विशाल ज्वारीय तरंगें उठेंगी, और उनको क्या कहते हैं, तो सुनामी दोस्तों, है ना। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है दोस्तों। तो अब तक का सबसे विशाल सुनामी जो नापा गया है, वैज्ञानिकों ने नापा है, तो उसकी ऊंचाई कितनी रही है, लगभग 150 मीटर दोस्तों। 150 मीटर यानी कि लगभग 450 से 500 फुट। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो कितनी मंजिल हो गया लगभग ये दोस्तों, बहुत आप अंदाज लगा सकते हैं। लगभग 10 फुट का एक मंजिल होता है, 10 या 12 फुट का, तो इसमें डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं दोस्तों। जो सुनामी होती हैं दोस्तों, सुनामी कहते हैं जिन्हें, ये इनकी स्पीड कितनी हो सकती है, तो 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं दोस्तों। ये 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलती हैं। और अगर ये इतनी स्पीड से चलेंगी दोस्तों, तो कितना विशाल, कितना भयंकर प्रकोप से दोस्तों ये नुकसान पहुंचाएंगी, आप अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों। तो आप इसी प्रकार चीज़ों को समझें कि ये दोस्तों इतनी हानिकारक होती हैं, फिर भी लोग पर्यावरण के साथ इतना मतलब खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या है मतलब ये, है ना। हम लोग कब समझेंगे कि पृथ्वी के साथ, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करना हमारे लिए कितना हानिकारक होगा।
लाखों लोगों की जानें जाती हैं इन सुनामियों में, पता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो खैर चलता ही रहेगा। आगे कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि 2004 की सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। तो दोस्तों 2004 में जो विनाशकारी सुनामी आई थी दोस्तों, तो उसके कारण समुद्र के किनारे जितने भी क्षेत्र थे दोस्तों, जिस क्षेत्र में आई होगी उस क्षेत्र के बारे में बोल रहे हैं। तो अत्यधिक विनाश हुआ। विनाश यानी कि मतलब बहुत लोगों की मौतें हुई, बहुत चीज़ें बर्बाद हुई दोस्तों। आप विनाश को तो जानते ही, विनाश की परिभाषा है ना। बहुत चीज़ें मतलब खेती बाड़ी है ना, दूर संचार के माध्यम है ना, ट्रैफिक के, और इंसानों के घर तबाह हो गए होंगे, इंसानों की मृत्यु हुई होगी, पशु पक्षी मारी गए होंगी, है ना। और भी आप क्या क्या सोच सकते हैं दोस्तों, ये सब हुआ। ठीक है, आगे देखती है। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था दोस्तों। तो इंदिरा पॉइंट के बारे में बता रहे हैं, ये कहाँ है, तो अंडमान निकोबार का एक स्थान है दोस्तों, है ना, और भारत का दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों। तो ये डूब गया था दोस्तों, डूबेगा ही जब इतना भयंकर सुनामी आएगा दोस्तों। तो वो कब आया था, तो 2004 में बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहे हैं कि सुनामी पृथ्वी का तांडव। देखिए, 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ दोस्तों। पोताश्रय के कारण यानी पोताश्रय यानी सुनामी। ठीक है दोस्तों, यानी उसके कारण अत्यधिक विनाश हुआ दोस्तों। ये तरंगें उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था दोस्तों। ये कहाँ से उठा था दोस्तों, ये भूकंप की वजह से आया था जी सुनामी 2004 में, 26 दिसंबर 2004 में। तो ये क्यों आया था, तो ये आया था भूकंप की वजह से दोस्तों। भूकंप है ना, तो भूकंप कहाँ पर, भूकंप की जो हलचल कहाँ हुई थी, तो बता रहे हैं कि भूकंप का जो केंद्र था, जो कहाँ पर मतलब भूकंप उत्पन्न हुआ था, तो ये आया था सुमात्रा है, इंडोनेशिया वगैरह के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो ये मतलब दक्षिण पूर्वी एक देश है दोस्तों, आप इसके बारे में भी देखेंगे आगे। तो सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था दोस्तों, पश्चिमी सीमा बता रहे हैं। ठीक है, इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी दोस्तों, यानी कि बहुत ही भयंकर तूफान था दोस्तों। अब तक का सबसे भयंकर तूफान ये मतलब बता रही है जब इसके बारे में बात कर रहे हैं तो दोस्तों। तो इतना भयंकर कि मतलब बहुत ही विशाल 9 तीव्रता वाला भूकंप, यानी कि दोस्तों सबसे भयंकर तूफान माना जाता है। ठीक है, तो आप पिछले अध्याय में उसके बारे में बताया जा रहा है कि, तो आप देख सकते हैं कि उसके बारे में भी आपको अच्छी सी जानकारी मिलेगी। ठीक है, भूकंप के बारे में काफ़ी डिटेल में जानकारी है, तो आप जाकर देख सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी, इसका परिणाम क्या हुआ होता। ठीक है, तो या मतलब इसका मतलब रीज़न क्या था, तो बोल रहे हैं भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई दोस्तों। अकस्मात अचानक गति उत्पन्न हो गई, इस कारण यह भूकंप आया था दोस्तों। तो इसका रीज़न क्या था दोस्तों, कि भारतीय जो प्लेट थी दोस्तों, भारतीय पहाड़ हैं दोस्तों, पहाड़ ही है ना, तो बर्मा की प्लेट की हलचल हुई होगी, तो या भूस्खलन के माध्यम से। तो जो भूस्खलन क्यों होते हैं, तो दोस्तों इंसानी हरकतों के कारण। ठीक है दोस्तों, तो कह रहे हैं कि भारतीय जो प्लेट है, भारतीय पहाड़ है, जो जो सतह होती हैं समुद्रों की लहरों से टकरा टकरा कर, तो वो प्लेट है मतलब अंदर ज़मीन मतलब बिल्कुल खाली हो जाती है। पहाड़ों के पानी की हिलोरे लेकर पानी जब पहाड़ों की ज़मीन को नीचे काट देता है, बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो वो अचानक थोड़ा भी कुछ हुआ तो थोड़ी हलचल हुई तो वो मतलब खिसक जाती है। तो ऐसे बता रहे हैं कि भारत की प्लेट बर्मा मतलब म्यांमार की प्लेट के नीचे धंस गई थी, और जिसकी वजह से अचानक गति उत्पन्न हुई, और वो गति के कारण ये भूकंप उत्पन्न हुआ, और भूकंप के कारण ये सुनामी आई दोस्तों। तो ये देखिए किस तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें है ना। अब इसको और भी लिंक की जाए तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये भारत की प्लेट बर्मा की प्लेट में क्यों धंसी, तो समुद्र का जल स्तर बढ़ा होगा, या समुद्र की जो हलचलें हुई होंगी, है ना, तो वो भी किस वजह से हुई होंगी, तो इंसानी कहीं ना कहीं इंसानी हस्तक्षेप है दोस्तों पर्यावरण के साथ दोस्तों, उसकी वजह से। ठीक है दोस्तों, आप इससे सहमत हैं, हो ना हो दोस्तों, बिल्कुल सत्य बात यही है दोस्तों, है ना। यहाँ इंसानी हरकतों की वजह से, इंसानी एक्टिविटीज़ के कारण, इंसानी जो क्रियाकलाप हो रहे हैं आए दिन दोस्तों, इंसान मानव प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है, उसका परिणाम है दोस्तों ये सब, है ना। आगे देखते हैं
महाद्वीप, हाँ यह हो चुका था, इस कारण यह भूकंप आया। महाद्वीपीय तट लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया था दोस्तों। तो जो महाद्वीपीय तट था दोस्तों, ये 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया था दोस्तों। मतलब जो महाद्वीप का तट था कितना खिसक गया था, 10 से 20 मीटर, ठीक है, विस्थापित हो गया था और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महाद्वीपीय जल उसी ओर बहने लगा। तो दोस्तों जो विस्तार जगह खाली हुई उसको भरने के लिए दोस्तों जल आया, मतलब जल की जगह घेरी, है ना। तो जगह घेरेगा तो क्या होगा, फलस्वरूप दक्षिण एवं पश्चिमी पूर्वी एशिया के समुद्री तटों में जल हटने लगा। तो वहाँ जो इस जगह को जल मतलब घेरेगा, स्थान को जल घेरेगा, तो क्या होगा, जो अन्य स्थानों पर जल है तो वहाँ जल की कमी होगी, है ना। तो कहीं ना कहीं से तो जल आएगा। तो आगे कह रहे हैं कि फलस्वरूप दक्षिण एवं पश्चिमी दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्री तटों में जल हटने लगा। आगे कह रहे हैं भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा, है ना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, तो ये जल ने जगह घेरी और फिर जब ये जो भारतीय प्लेट थी बर्मा की प्लेट के नीचे धसी, तो उसके कारण अचानक फिर से जैसे कि समंदर में जैसे किसी स्थान पर बड़ा सा किसी जगह जल भरा हुआ है, उसमें अचानक किसी चीज़ को डाला जाए, बोरा मतलब किसी चीज़ से भरा हुआ बोरा डाला जाए, तो वो जल कैसे एकदम हलचल लेता है। जैसे पत्थर ही है, हम नदी में या किसी तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो वो कैसे हलचल होता है ना। तो उसी प्रकार ये प्लेट है, मतलब उस समय खिसकी और उसमें जल में गिरी, तो जल वापस लौटा, जिस स्थान से जल आया था तो वापस लौटा। फलस्वरूप उसके कारण क्या हुआ, हटने लगा। भारतीय प्लेट बर्मा में नीचे जाने से जल वापस समुद्री तट पर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से आया। तो इसी वजह से ये दोस्तों ये सुनामी आया था दोस्तों, है ना। ये कहीं ना कहीं दोस्तों इंसानी हरकतों से ये लिंक है दोस्तों। आप आगे और भी ध्यान से देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। आए मतलब 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया, ठीक है दोस्तों, ये सुनामी, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है दोस्तों। जिसकी तुलना किसी की जा रही, तो व्यावसायिक वायुयान। और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप द्वीप पूर्णतः डूब गए दोस्तों। जो द्वीप थे दोस्तों, जो टापू बोलते हैं हिंदी में, टापू द्वीप एक ही बात है। तो टापू डूब गए थे दोस्तों। छोटे छोटे टापू होते हैं जिन पर इंसान कभी कभी पिकनिक वगैरह मनाने जाता है, कभी कभी कोई मतलब ऐसे भी टापू है जिन पर इंसान जा ही नहीं सकता दोस्तों, है ना। क्योंकि वहाँ अभी भी ट्राइब्स रहते हैं दोस्तों जो इंसानों से बिल्कुल अनजान है ना, आधुनिक कल्चर से आप बिल्कुल अनजान है, ठीक है। अंडमान निकोबार में है काफ़ी ऐसी द्वीप है ना, टापू, जहाँ पर जाना इंसानों का मना है दोस्तों। आगे आप मतलब देखेंगे भी उनके बारे में, पढ़ेंगे भी, ठीक है। भारतीय सीमा का धुर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है पूरी तरह से डूब गया था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये डूब गया था जब सुमात्रा में भूकंप के अभिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी। तरंगों की लंबाई कम हो गई दोस्तों। ये तरंगे जो भूकंप भी आया उस समय, उसी समय ये भूकंप भी आया था, ठीक है। तो उसकी तरंगे उस समय बढ़ी तो वो तरंगे कम हो गई दोस्तों। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इसकी गति 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो गई दोस्तों। अचानक 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए और फिर अचानक वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर ही रुक जाए दोस्तों। तो ये हुआ। तो ये हलचलें हुई दोस्तों, है ना। आगे कह रहे हैं समुद्री सतह से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक रह गई दोस्तों। उनकी मतलब स्पीड और भी कम हो गई, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, मतलब बहुत ही धीमा रह गई, धीमी हो गई दोस्तों, है ना। जिसके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए दोस्तों। तो कहने का तात्पर्य है, मतलब ये नहीं समझें आप कि 3 किलोमीटर की स्पीड से मतलब हुई इसका परिणाम हुआ कि 10,000 से अधिक लोग मारे गए, नहीं। ये 700 से 900 किलोमीटर की स्पीड से जो प्रभाव पड़ा था दोस्तों, इसकी वजह से लोग मारे गए थे, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहे हैं कि भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सर्वाधिक प्रभावित हुआ दोस्तों।
तो इस जैसी कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था दोस्तों ये सुनामी वगैरह की वजह से? तो देखिए भारत का आंध्र प्रदेश, ठीक है दोस्तों, और तटीय आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र दोस्तों, बाकी मतलब जो बीचों बीच जो सिटी है ना, बीच की सिटियाँ हैं वो नहीं, तटीय क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। और तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, ठीक है दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए दोस्तों, ठीक है। ये क्षेत्र अत्यधिक मात्रा में प्रभावित हुए थे, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहे हैं यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव हो नहीं है, कह रहे हैं कि भूकंप का पहले से अनुमान लगाना संभव नहीं होता, ठीक है दोस्तों। फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं दोस्तों। जो बड़ी बड़ी सुनामियाँ होती हैं दोस्तों, उनके संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। क्यों मिल सकते हैं? तो दोस्तों समंदर में आने वाली सुनामियों को समंदरों के किनारे लगी रहने वाली यंत्र जो होते हैं ना, वो भाप लेते हैं। और वहाँ पे दोस्तों वैज्ञानिक वगैरह भी रिसर्च रिसर्च नहीं, वैज्ञानिक वगैरह अपने उपकरण लगाए रहते हैं दोस्तों, क्योंकि कभी भी हलचलें हो सकती है ना। अक्सर ये चीज़ें दोस्तों बरसात के मौसम में या और भी जो मतलब भूकंप के कारण हो सकती है दोस्तों, है ना। तो बरसात के मौसम में ये चीज़ें अधिक होती हैं दोस्तों, आप इसको ध्यान रखें। तो आगे कह रहे हैं कि फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। और फिर आगे उसकी मतलब उससे बचने की मतलब कार्य किए जा सकते हैं, ठीक है। और 3 घंटे में दोस्तों क्या किया जा सकता है, कितनी जगह खाली की जा सकती है दोस्तों, है ना। तो उतने में लोग आगे कर लेते हैं ना, अपने घरों को खाली कर देते हैं, और मतलब जो भी कुछ भी व्यवस्थाएं कर पाती हो अपने बचाव में वो कर पाती है ना। आगे कह रहे हैं कि प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियाँ क्रियाशील हैं, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं है दोस्तों। कह रहे हैं कि प्रशांत महासागर में ये चेतावनी मिलती है ना, 3 घंटे पहले वार्निंग मिल जाती है, मतलब समझ में आ जाता है कि क्या होने वाला है, समंदर में सुनामी आ रही है या नहीं, तो उनके बारे में 3 घंटे पहले सूचना मिल जाती है। तो ये व्यवस्थाएं सुनामी को चेतावनी करने वाली व्यवस्थाएं प्रणाली प्रशांत महासागर में मौजूद है दोस्तों, है ना। लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं है। और कह रहे हैं प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, इसलिए। तो कह रहे हैं कि प्रशांत महासागर में अक्सर सुनामी आती रहती है और हिंद महासागर में बहुत कम सुनामियाँ आती हैं, इसलिए शायद ये सुविधाएं नहीं की गई होंगी। लेकिन करना चाहिए दोस्तों, ये गलत है। अब ये है तो है ही, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ये मतलब इनमें बहुत अधिक खर्चा आता हो, या कुछ और वजह हो सकती हैं, है ना। तो ये वजह आप भी कुछ सोच सकते हैं दोस्तों, है ना। क्यों नहीं व्यवस्था की जाती, करनी चाहिए ना। आगे कह रहे हैं कि प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंप की क्रिया बहुत कम है। तो कह रहे हैं यहाँ इसलिए भी है क्योंकि यहाँ हिंद महासागर के आसपास के क्षेत्र में जहाँ सुनामी आती है ना, कभी कभी आती हैं। तो वो क्यों आती हैं कम? क्योंकि यहाँ पे भूकंप की एक्टिविटीज़ कम होती है, ठीक है दोस्तों। भूकंपीय क्रियाएँ कम होती हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, तमिलनाडु के तट पर सुनामी द्वारा विनाश। तो देखिए दोस्तों ये तमिलनाडु का तट है दोस्तों, देखिए गाड़ियाँ डरी पड़ी हुई हैं, है ना। और भी ये घरों के टूटे हुए कुछ पड़े हैं, ये पेड़ पौधे डरे हुए हैं, पड़े हुए हैं, ठीक है। और ये देखिए सुनामी का चित्र दिखाया गया है, ये कुछ समय मतलब उसी समय का होगा जब सुनामी आई होगी, है ना। तो ये देखिए क्या कैसा विनाश कर दिया गया है ना। ये चित्र बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, है ना। आगे देखते हैं क्या है। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई सौ वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी दोस्तों। कह रहे हैं कि दोस्तों जो दिसंबर 2014 में जो सुनामी आई थी, ये इतिहास में बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण और बहुत ही विनाशकारी घटना है दोस्तों। इससे पहले इतिहास में कभी आई होगी तो शायद आई हो, वरना ये मतलब बहुत विनाशकारी घटना के रूप में वर्णित है, ठीक है दोस्तों। कई सौ वर्षों पहले आई हो, इससे पहले, है ना, तो आई होगी, वरना ये मुख्य घटना के रूप में नोट की गई है, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहे हैं हिंद महासागर में निरीक्षण आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर में तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई थी दोस्तों। वहाँ पे विनाश क्यों हुआ था? तो उसकी वजह ये थी कि उस क्षेत्र में ये चेतावनी की जो संकेत थे दोस्तों ये नहीं मिले। और क्या वजह थी दोस्तों? हिंद महासागर के तटीय जो निवासी हैं दोस्तों, वो अधिक जागरूक नहीं थे दोस्तों इन चीज़ों से। जागरूक क्यों नहीं थे दोस्तों? तो उन्हें पहले से सूचना ही नहीं मिली होगी। और दूसरी वजह ये होगी कि वो इन चीज़ों से मतलब परिचित नहीं थे दोस्तों। परिचित तो वैसे होना चाहिए कि समुद्री इलाकों के आसपास रहने वाले लोग इन चीज़ों से परिचित होते हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत ये हो सकती है कि
शायद वो इन चीज़ों से उनको ये चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई होगी, है ना, इसलिए वो उन क्षेत्रों को खाली करके नहीं गए होंगे या करना नहीं चाहते होंगे। उनकी बहुत सी चीज़ें होती हैं दोस्तों, वो अपने इलाकों को कैसे छोड़ कर जाएँ, काफ़ी दिल से जुड़ा होता है वो, है ना, स्थान, है ना। ये भी वजह हो सकती हैं, और भी वजह हो सकती हैं, आप भी देख सकते हैं जो भी कुछ अपने हिसाब से मतलब आपको लग रहा हो, है ना। तो ये वजह से इस अत्यधिक क्षति हुई थी इसी वजह से, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र में जल में तेजी से कमी आती है। कह रहे हैं कि जो सुनामी आने का प्रमुख संकेत क्या होता है कि तटीय क्षेत्र में जल में तेजी से कमी आने लगती है। तो ये भी संकेत है दोस्तों, जैसे ही मतलब किसी क्षेत्र में सुनामी आने वाली है, उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि तमिलनाडु में ही सुनामी आने वाली है, तो तमिलनाडु के आसपास के जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर अचानक दोस्तों जल की कमी महसूस होने लगेगी, मतलब समंदर की ओर जल जाने लगेगा, तट को छोड़ने लगेगा जल, है ना, तट खाली होने लगेगा, है ना। या यूँ कह सकते हैं कि जल है समंदर की ओर लौटने लगेगा, है ना, और फिर आएगी सुनामी, है ना। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्रित होने लगे दोस्तों। कह रहे हैं कि जब वहाँ पे ये हुआ था, यहाँ पे क्या, यहाँ जब वहाँ पे ये हुआ था, जल वापस से लौट रहा था समंदर की ओर, तो लोगों ने सोचा ये क्या हो रहा है, ये सब मतलब देखें। तो ऊंचाई पर पहुंचकर ऊंचे स्थानों पर जाकर लोगों ने देखा ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद सुनामी आई देखने के लिए। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंगें आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। उन्होंने सोचा कि मतलब उन्हें पता नहीं था, ये उनकी लापरवाही थी दोस्तों। ये चीज़ अगर उन्हें मालूम होती कि समंदर का पानी वापस समंदर की ओर जा रहा है तो इसकी वजह क्या हो सकती है, उन्हें अगर ये मालूम होता कि ये सुनामी का संकेत है तो वो उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाती, तो वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होती, यानी कि मरते नहीं, है ना। तो ये मतलब लापरवाही हो चुकी दोस्तों, और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, है ना। आगे देखते हैं, तो ज्वार भाटा देखते हैं। अब सुनामी और तरंगों आप अच्छे से समझ चुके हैं दोस्तों, ठीक है। ज्वार भाटा देखते हैं। तो दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल उठता एवं गिरता है, ठीक है। तो दोस्तों कह रहे हैं कि जो महासागर का जल है दोस्तों, जो मतलब तरंगे ही कह सकते हैं दोस्तों, ये नियमित रूप से 2 बार ऊपर उठता है और 2 बार नीचे गिरता है, ठीक है दोस्तों। दिन में 2 बार नियमित महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे कह रहे हैं कि जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं दोस्तों। ज्वार कैसे कहते हैं, अब जी ये आप दोस्तों ये परिभाषाएं हैं, ये शब्द आपको मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे आपको कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिखने के लिए या उनको आंसर करने के लिए, है ना, वन लाइनर क्वेश्चनों में जोड़ियाँ मिलाने में ये बहुत काम आते हैं। कभी कभी रिक्त स्थानों के रूप में भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों परीक्षाओं में, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में आ जाते हैं ना, और लिखने के लिए भी आ जाते हैं दोस्तों, है ना। तो देखिए क्या कह रहे हैं, जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे ज्वार कहते हैं दोस्तों, है ना। आप अच्छे से समझ गए होंगे ना, तो ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है, जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है तब इस एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं दोस्तों। कितना अच्छे से समझाया गया है, तो अब आप कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों, ज्वार ऊपर उठना और जल का नीचे चला जाना भाटा, ठीक है दोस्तों। हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं नोटबुक में लिखने के लिए, ठीक है। अब देखिए ये क्यों होता है, इसके रीजंस क्या है दोस्तों। सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। तो कह रहे हैं कि क्यों आते हैं ज्वार भाटे, इसका भी तो कोई रीज़न होगा। रीज़न ये है दोस्तों, देखिए सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं ना। तो सूर्य के जो गुरुत्वाकर्षण बल है सूर्य और चंद्रमा का, उसके कारण आते हैं ना। आगे देखते हैं, जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है मतलब उसकी ओर आकर्षित होता है, ठीक है दोस्तों। तो जिस कारण उच्च ज्वार आते हैं दोस्तों, उच्च ज्वार, ठीक है दोस्तों। चंद्रमा की ओर आकर्षित होता है इसलिए उच्च ज्वार आते हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं पूर्णिमा एवं अमावस्या के
दिनों में सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि अमावस्या के दिन, ये पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, है ना, एक सीध में होते हैं। उस समय सबसे ऊंचा ज्वार उठता है दोस्तों, है ना। देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है ये चित्र में, ये ठीक है, इस सीध में ये देखिए बृहद ज्वार यानी उच्च ज्वार, ठीक है दोस्तों। सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है दोस्तों, ठीक है, इसलिए उच्च ज्वार आते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं दोस्तों। यहाँ बृहद ज्वार के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है दोस्तों, बृहद ज्वार कहते हैं। आगे कह रहे हैं कि लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशा में महासागरीय जल पर पड़ता है दोस्तों। कह रहे हैं कि जब बीच में पृथ्वी आ जाती है, ऐसे समझें, तो पृथ्वी बीच में आ जाती है तो उनका विपरीत ग्रेविटी फोर्स लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है दोस्तों, है ना। तो क्या होता है, उसके कारण विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है दोस्तों। उसके कारण निम्न ज्वार भाटा आता है दोस्तों, है ना। अब देखिए ये इस कंडीशन में निम्न ज्वार भाटा आता है दोस्तों। आप देखिए इस कंडीशन में, ये देखिए पृथ्वी अगर बीच में आ जाती है तो निम्न ज्वार भाटा आएगा, है ना। और ये देखिए इस स्थिति में बृहद ज्वार भाटा आएगा तो दोस्तों, है। चंद्रमा बीच में आ गया, सूर्य तो अपनी जगह पे है ही, ठीक है, और चंद्रमा बीच में आएगा तो बृहद ज्वार भाटा, और चंद्रमा पृथ्वी बीच में आ जाएगी तो निम्न ज्वार भाटा आएगा, ठीक है दोस्तों। आप अच्छे से समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों आप, है ना। अब देखिए लघु ज्वार भाटा एवं बृहद ज्वार भाटा, ठीक है दोस्तों, आप समझ चुकी है। तो अब यहाँ पे एंड, है ना। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है दोस्तों। जो उच्च ज्वार भाटा होता है वो नौ संचालन को में, यानी कि नौका है दोस्तों, समुद्र में नौका जो चलाते हैं दोस्तों, जो लोग होते हैं ना समुद्र में, जो कार्य करते हैं, समुद्र तटों पर रहते हैं और समुद्रों में जो मछलियाँ पकड़ने का कार्य करती हैं, या जो और भी कार्य करती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है, ठीक है दोस्तों। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचा देता है, ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचा देता है। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। ये जो जहाज है पानी में, ये बंदरगाह तक पहुंचा देता है आसानी से, इसलिए लोगों को अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती, या उनका जो ईंधन के माध्यम से जो जहाज, जो नौका चलती हैं दोस्तों, जो जहाज चलती हैं, वो उनमें ईंधन की बचत हो जाती है दोस्तों, है ना। तो मतलब उसकी समंदर की लहरों से जो नौका है दोस्तों समंदर के किनारे पर आ जाती है, ठीक है दोस्तों, इससे फ़ायदा होती है। आगे कह रहे हैं कि उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करती है दोस्तों। जी ज्वार भाटा होते हैं उच्च ज्वार, ठीक है। तो भाटा नहीं, इसमें ज्वार की बात चल रही है दोस्तों, ठीक है। तो उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं दोस्तों। मछली तट की क्या होता है कि उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं, इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। तो ये होता है, ठीक है दोस्तों, यानी कि पानी अत्यधिक मात्रा में समंदर के तट पर आता है, किनारे पर, ठीक है दोस्तों। उसकी मतलब उसके साथ बहुत ही मछलियाँ आ जाती होंगी, है ना। मछलियाँ और भी जो समुद्री चीज़ें होती हैं, झींगे वगैरह है, केकड़े वगैरह हैं, जो समुद्र के किनारे जो लोग खाती पीती हैं और मतलब उनका व्यापार करती हैं, वो चीज़ें आ जाती हैं। आगे कह रहे हैं कि कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है दोस्तों। देखिए ज्वार भाटों का उपयोग है दोस्तों विद्युत उत्पन्न करने में भी करते हैं लोग, यानी कि इन चीज़ों का भी उपयोग किया जा सकता है, बशर्ते ये खतरा का मतलब रूप ना ले ले, है ना। आगे कह रहे हैं कि ये देखिए ये तो हो गया था, ये पृथ्वी, ये लघु ज्वार भाटा है दोस्तों। ये लघु ज्वार मान सकते हैं दोस्तों, या आप इस क्रिया को भी लघु ज्वार मान सकते हैं दोस्तों, इस क्रिया को। नहीं 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 यार, सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, हाँ मैंने बाई मिस्टेक बता दिया था, सॉरी इसके लिए दोस्तों। इस स्थिति में लघु ज्वार आता है। क्या करें आज दोस्तों, मेरा थोड़ा मन पता नहीं कैसा है, थोड़ी प्रॉब्लम है मुझे, है ना। तो बाई मिस्टेक हो गई मुझ पर। ये इस स्थिति में लघु ज्वार आता है, ठीक है, आप अच्छे से ध्यान रख लें, ठीक है।
मैंने पहले बाई मिस्टेक बोल दिया है, उसके लिए सॉरी बार बार। ठीक है, ये जो अभी सिनेरियो बन रहा है दोस्तों, इस स्थिति में आता है लघु ज्वार। ठीक है, लघु ज्वार भाटा। ठीक है, और ये दोस्तों बृहद ज्वार भाटी का चित्र है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए चंद्रमा बीच में आ जाए, ये पृथ्वी बीच में आ जाए, तो ये लघु बृहद ज्वार बनता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, हाँ 5.5 चित्र है। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहे हैं कि इसका विद्युत उपयोग में भी सहायक मतलब होता है दोस्तों ज्वार भाटा। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि ये क्रियाकलाप को हमें छोड़ना है। ठीक है दोस्तों, महासागरीय धाराएं दोस्तों, महासागरीय धाराओं को देखते हैं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं दोस्तों। जो महासागरीय धाराएं होती हैं दोस्तों, आपने धाराओं के बारे में अभी नहीं पढ़ा था। ठीक है, तरंगे पढ़ ली, ज्वार भाटा पढ़ लिए दोस्तों, है ना, सुनामी पढ़ लिए। ठीक है, तो महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं दोस्तों, ये चलती रहती है, नियमित रूप से चलती हैं। आगे कह रहे हैं महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। जो महासागरीय धाराएं हैं दोस्तों, ये गर्म भी होती हैं, ठंडी भी होती हैं दोस्तों, है ना। आगे कह रहे हैं महासागरीय धाराएं गर्म ठंडी होती है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं दोस्तों। ये जो गर्म महासागरीय धाराएं हैं दोस्तों, ये कहाँ उत्पन्न होती हैं? भूमध्य रेखा के तट पर। ठीक है दोस्तों, एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं दोस्तों। ध्रुवों की ओर, ये ध्रुव होते हैं, उत्तरी दक्षिण ध्रुव होते हैं ना, तो उनकी ओर प्रभावित होती है। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहे हैं ठंडी धाराएं ध्रुवों एवं उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होने वाली धाराएं होती हैं। तो जो ठंडी धाराएं हैं वो कहाँ प्रभावित होंगी? तो कहाँ होंगी? तो उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर। ठीक है दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की ओर या अक्षांशों की ओर। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ रहे होंगे कि आगे इधर पीछे बताया जा रहा है, आगे नीचे देखेंगे अभी। ठीक है, लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती है। ठीक है दोस्तों, लेब्राडोर जल धाराएं, आप इसके बारे में बहुत अच्छे से आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें नहीं तो आगे अध्याय में पढ़ेंगे, आगे नहीं तो अगली यूनिट में पढ़ेंगे दोस्तों, है ना। हाँ सॉरी, आगे अगली जो कक्षा 8 की एनसीईआरटी में पढ़ेंगे दोस्तों, है ना। बशर्ते आप बनी रहिए दोस्तों, क्योंकि ये एनसीईआरटी हमेशा एक बिल्कुल क्रम से चलने वाली मतलब पुस्तकें होती हैं। बिल्कुल कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, है ना। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, इस तरह से चलती है हमेशा। आगे कह रहे हैं कि वही क्या है, तो लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, गल्फ स्ट्रीम गर्म और लेब्राडोर ठंडी धाराएं। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहे हैं कि जो महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं दोस्तों। ये जो महासागरीय धाराएं हैं दोस्तों क्या करती हैं? तो किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं, यानी कि जैसे कि भारत की दक्षिण नहीं, भारत के पूर्वी क्षेत्र में अगर तापमान अधिक है दोस्तों, तो ये धाराएं उसको प्रभावित कर देंगी, तो नॉर्मल कर देंगी या हो सकता है गर्म कर दें। तो मैंने उदाहरण लिया है, बशर्ते ये धारा इस क्षेत्र में नहीं चलती। ठीक है दोस्तों, ये चलती ही नहीं है, इस क्षेत्र की धारा ही नहीं है दोस्तों, ये विदेशी धाराएं हैं दोस्तों, अन्य क्षेत्रों में चलती हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे आप कहाँ पर चलती हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं, वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्ययन क्षेत्र माना जाता है। तो क्या कह रहे हैं दोस्तों, देखिए ये जो ठंडी और गर्म जल धाराएं होती हैं दोस्तों, जहाँ पर मिलती हैं, जो ठंडी और गर्म जल धाराएं जिस स्थान पर मिलती हैं पृथ्वी पर, वो स्थान पूरी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है मछली पालन के लिए दोस्तों, है ना। मछली पालन के लिए, क्योंकि देखिए ठंडी जल धाराएं मिली, गर्म जल धाराएं मिली, वहाँ पर अचानक मछलियों का मछलियाँ एक्टिविटी करती हैं, क्योंकि मछलियाँ वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न नहीं होती, मतलब वहाँ पर एकत्रित होती हैं। क्यों एकत्रित होती हैं? तो वहाँ जो समुद्र में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, या समुद्र में उन्हें जो उनके लिए जो भोजन की मात्रा होती है वो वहाँ पैदा होती होगी, या यूँ कह सकते हैं कि वहाँ पे उनके लिए खाने योग्य कोई मतलब शैवाल टाइप का कुछ पैदा होता होगा,
ठीक है, इस वजह से भी, या मतलब हो सकता है ये भी वजह हो सकती है कि गर्म जल धाराओं की वजह से मछलियाँ पानी में मर जाती हों, या कुछ और वजह हो सकते हैं। आप भी कुछ सोच सकते हैं, या आगे कुछ जो मेन वजह होंगी वो आगे पढ़ने को भी मिल सकता है। ठीक है, तो विश्व भर में सबसे ज़्यादा मछली पालन वाला क्षेत्र कौन सा माना जाता है? तो ठंडी और गर्म जल धाराओं के मिलन का क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहे हैं कि जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके लिए कुछ उदाहरण हैं। तो दोस्तों ये जलधाराएं कहाँ मिलती हैं? ठंडी गर्म जलधाराएं तो जापान के आसपास के क्षेत्र में और अमेरिका के पूर्वी तट के कुछ उदाहरण दिए गए हैं दोस्तों, है ना। तो ये आगे कह रहे हैं कि ये देखिए, ये उदाहरण दिए, चित्र दिया गया है दोस्तों, ये चित्र को आप अच्छे से समझें। ठीक है, तो ये देखिए, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका, ये यूरोप है, थोड़ा यूरोप, ये यूरोप और एशिया है। ठीक है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। अब यहाँ पर हमें धाराओं के बारे में देखना है, तो यदि गल्फ स्ट्रीम की धाराएं देखिए, ये देखिए दिखा गया है ना। तो गल्फ स्ट्रीम की धाराएं किस तरह से चलती हैं? तो दक्षिण अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका से चलती हैं ये यूरोप की ओर। ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार ये कैनरीज धाराएं चलती हैं कहाँ से? तो कैनरीज की धाराएं चलती हैं यूरोप से दक्षिण अमेरिका की ओर। ठीक है दोस्तों, और ये उत्तरी विषुवती धाराएं चलती हैं कहाँ से? उत्तरी विषुवती धाराएं चलती हैं दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि दक्षिण अमेरिका से उत्तरी अमेरिका की ओर। ठीक है दोस्तों, ये और ये इक्वाडोर की विपरीत धारा है दोस्तों। इक्वाडोर की ये वेनेजुएला की धाराएं हैं दोस्तों, ये भी दक्षिण से उत्तर की ओर चलने वाली धाराएं। ओंगलास धाराएं दोस्तों, ये भी चलती हैं, ये कहाँ चलती हैं? तो उत्तर से दक्षिण की ओर चलती हैं। आगे देखिए, विषुवतीय विपरीत धाराएं दोस्तों, ये भी चलती हैं पश्चिम से उत्तर की पूर्व की ओर दोस्तों। विषुवतीय दक्षिण विषुवतीय धाराएं, ये देखिए कहाँ चलती हैं दोस्तों? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धाराएं दोस्तों, ये देखिए ये उत्तर की ओर चल रही है ना। हाँ जी, वायु का प्रभाव भी है दोस्तों। आगे देखिए, फॉकलैंड की धाराएं देखिए दोस्तों, नीले में है ये इधर, तो ये उत्तर की ओर चलती हैं। ठीक है, ये पश्चिमी वायु प्रभाव अपवाह है दोस्तों। दक्षिणी विषुवतीय धारा है दोस्तों, ये देखिए कि कहाँ चल रही। हम्बोल्ट पेरू की धाराएं दोस्तों, ये उत्तर की ओर चलती हैं दोस्तों, विषुवतीय जल धाराएं। तो देखिए दोस्तों, अलास्का की धाराएं देखिए, ये उत्तर की ओर चलने वाली धाराएं। कैलिफोर्निया की धाराएं, ये दक्षिण की ओर चलने वाली धाराएं हैं। लेब्राडोर की धाराएं, ये उत्तर दक्षिण की ओर चलने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आईसीयू की धाराएं दोस्तों, ये जापान के क्षेत्र में दोस्तों आईसीयू की धाराएं, ये देखिए दोस्तों कहाँ चल रही हैं? तो देखिए उत्तर की वो पश्चिम की ओर चल रही है ना। क्यूरोसिया की धाराएं देखिए दोस्तों, ये देखिए कहाँ चल रही हैं क्यूरोसिया की धाराएं? तो ये पूर्व की ओर चल रही है। विश्वविद्यालय वृत्ति जी दोस्तों, मतलब आप इसको अच्छे से समझें, ये समझने ही वाली बात है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, ये शीत धाराएं, ये कोष्ण धाराएं देखिए, ठंडी धाराएं, ये देखिए नीले कलर में जो है रही है दिख रही हैं दोस्तों, ये ठंडी धाराएं। ठीक है दोस्तों, और कोष्ण यानी कि गर्म धाराएं। ठीक है दोस्तों, लाल कलर में जो धाराएं, ये गर्म धाराएं। ठीक है दोस्तों, और ये धाराएं जहाँ मिलेंगी वो क्षेत्र मछली पालन के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप बस इस मैप को अच्छे से समझ जाएं। हो सकता है अगर आप स्क्रीनशॉट ले पाए तो स्क्रीनशॉट ले दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, जहाँ गर्म एवं ठंडी जल धारा मिलती है वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है दोस्तों। अब कोहरे वाला मौसम क्यों बनेगा दोस्तों? इसके पीछे वजह क्या होगी? वजह ये है कि गर्म और ठंडा मतलब जल मिलेगा तो वहाँ कोहरा बनता है, यानी कि भाप बनती है ना। जैसे कि गर्म जल को ठंडे जल में मिलाएं, हम दोस्तों प्रयोग कर भी देख सकते हैं कभी। जैसे गर्म जल लें और ठंडा जल में मतलब गर्म जल को डालें या मिलाएं तो भाप बनती है, जल उड़ता है ना। तो ये वहाँ पे भाप का माहौल, कोहरे जैसा मौसम बनता है ना। आप इससे समझ गए होंगे। इसके फलस्वरूप नौ संचयन में बाधा उत्पन्न होती है। बाधा उत्पन्न होगी, क्यों होगी? क्योंकि छोटी मात्रा में तो बनता नहीं है कोहरा, बहुत अधिक मात्रा में, बहुत ही किलोमीटर के क्षेत्र में बनता है दोस्तों कोहरा। तो फिर नौकाएं क्यों नहीं आ जा सकती? तो वो दिक्कत होती है कि मतलब समुद्र में दिखता नहीं है आगे पीछे क्या है, किस दिशा में जा रहा है नाव, है ना, किस दिशा में नहीं जा रहा है ना। तो ये दिक्कतें होती हैं और फायदे भी हैं उनसे। ठीक है दोस्तों, अब ये आगे दोस्तों अभ्यास प्रश्न, ये कक्षा 7 के छात्रों के लिए इनके क्वेश्चन के आंसर देना है उनको। ठीक है, और ये उनकी परीक्षा में आते हैं इसलिए उन्हें पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, हमें पढ़ना है अपनी परीक्षाओं के लिए दोस्तों, है ना। ये चाहे तो आप भी इन क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं ना। ये देखिए,
लेकिन क्या करना है, हमें अपनी मतलब और अपनी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करने के लिए पढ़ना है, बाकी अब कुछ नहीं। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो इतना ही था दोस्तों। ठीक है, वीडियो दोस्तों पूरी देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, है ना। जितने अभी आपके भाई बंधु मित्र यार दोस्त हों पढ़ने वाले, उनको शेयर कीजिए, क्योंकि इससे अच्छा कंटेंट, इससे अच्छा नॉलेज आपको और पुस्तकों में नहीं मिलेगा दोस्तों। ये वादा है, दावा है मेरा दोस्तों। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों।